क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कम पढ़ें फिर भी परीक्षा में पास हो जाएं और जो दिन रात पढ़े वही फेल हो जाए और फिर शुरू हो जाए बड़े भाई का लंबा भाषण जिसमें इतिहास के राजा, पढ़ाई की मुश्किलें और जिंदगी की बड़ी बड़ी सीख छिपी हो। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, दो भाइयों की कहानी, जहां एक भाई पढ़ाई में डूबा रहता है और दूसरा खेलकूद में। लेकिन किस्मत दोनों के साथ अजीब खेल खेलती है और फिर शुरू होता है अनुभव, अहंकार, प्रेम और भाईचारे का अनोखा संघर्ष। तो आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध और बेहद रोचक कहानी, बड़े भाई साहब। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन पढ़ाई में मुझसे 3 कक्षाएं आगे थे। हम दोनों ने पढ़ाई लगभग एक ही उम्र में शुरू की थी, लेकिन भाई साहब का मानना था कि तालीम कोई जल्दी जल्दी पूरी करने वाली चीज नहीं है। वे कहते थे, अगर मकान मजबूत बनाना है तो उसकी बुनियाद भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। बस इसी सोच के कारण जहां दूसरे लड़के 1 साल में एक क्लास पास कर लेते, वहीं भाई साहब 1 साल का काम 2 साल में करते। कभी कभी तो 3 साल भी लग जाते। उनका साफ कहना था, अगर बुनियाद ही कमजोर रह गई तो आगे का पूरा महल कैसे टिकेगा। मैं उस समय सिर्फ 9 साल का था और भाई साहब 14 साल के, इसलिए मुझे डांटना, समझाना और मेरी निगरानी करना वे अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। और मेरी शालीनता भी इसी में थी कि उनकी हर बात को कानून की तरह मानूं। भाई साहब स्वभाव से बहुत पढ़ाकू थे। हर समय उनके हाथ में कोई न कोई किताब खुली रहती, लेकिन पढ़ते पढ़ते जब उनका दिमाग थक जाता तो वे अपनी कॉपी या किताब के किनारों पर कभी चिड़ियों की तस्वीर, कभी कुत्तों की आकृति, तो कभी बिल्लियों के चित्र बनाने लगते। कभी कभी तो वो एक ही शब्द या नाम को 10-20 बार लिख डालते। कभी कोई शेर बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते और कभी ऐसी अजीब सी शब्द रचना बना देते जिसका न कोई अर्थ होता था न कोई संबंध। एक दिन मैंने उनकी कॉपी में लिखा देखा, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधेश्याम, श्रीयुत राधेश्याम, 1 घंटा तक। और उसके नीचे एक आदमी का अजीब सा चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत कोशिश की कि इस पहेली का कोई मतलब समझ सकूं, लेकिन मैं पूरी तरह असफल रहा। और सच कहूं तो मुझमें इतना साहस भी नहीं था कि भाई साहब से इसका अर्थ पूछ सकूं, क्योंकि उस समय वो 9वीं कक्षा में थे और मैं सिर्फ 5वीं में। उनकी लिखी बातों को समझना मेरे लिए सचमुच छोटे मुंह बड़ी बात थी। सच कहूं तो मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। मेरे लिए 1 घंटा किताब लेकर बैठना भी पहाड़ ढोने जैसा था। जैसे ही मौका मिलता, मैं हॉस्टल से चुपके से निकल भागता और सीधे मैदान की ओर पहुंच जाता। वहां पहुंचकर कभी कंकड़ उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और अगर कोई साथी मिल जाता तो फिर पूछिए ही मत। कभी हम 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदते, कभी फाटक को आगे पीछे हिलाते हुए मोटर कार चलाने का मजा लेते। लेकिन जैसे ही मैं कमरे में लौटता और भाई साहब का रौद्र रूप सामने आता, मेरे प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल हमेशा वही होता, कहाँ थे? यह सवाल हमेशा उसी सख्त आवाज में पूछा जाता था। और अजीब बात यह थी कि इस सवाल का जवाब मेरे पास हमेशा मौन ही होता था। पता नहीं क्यों मेरे मुंह से कभी यह बात निकल ही नहीं पाती थी कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन ही सब कुछ कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है। और फिर भाई साहब के पास इसके सिवा कोई उपाय नहीं रहता था कि वे रोष से भरे शब्दों में मेरा स्वागत करें। वे गुस्से में कहते, इस तरह अगर अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक अक्षर भी नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। यहां रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है, तब कहीं जाकर यह विद्या आती है। फिर थोड़ा रुककर कहते, और आती क्या है, बस कहने भर को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो बहुत दूर की बात है। फिर मेरी ओर घूर कर कहते, और तुम कितने घोंघा हो कि मुझे देखकर भी कुछ सीखते नहीं। मैं कितनी मेहनत करता हूं, तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। फिर वे अपने त्याग का उदाहरण देते, इतने मेले तमाशे होते हैं, क्या तुमने मुझे कभी जाते देखा है? रोज क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, लेकिन मैं तो पास भी नहीं फटकता। मैं हमेशा पढ़ता ही रहता हूं और उसके बाद भी एक एक क्लास में 2-2, 3-3 साल लगा देता हूं। फिर गहरी सांस लेकर कहते, तो तुम कैसे उम्मीद करते हो कि खेल कूद में समय गवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2-3 साल लग जाते हैं, तुम तो उम्र भर इसी कक्षा में पड़े सड़ते रहोगे। और आखिर में वे निर्णायक वाक्य कहते, अगर तुम्हें इसी तरह समय बर्बाद करना है
तो इससे अच्छा है घर चले जाओ। वहां मजे से गुल्ली डंडा खेलना और दादा की गाड़ी कमाई के रुपए बर्बाद मत करो। भाई साहब की डांट सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगते। अब जवाब भी क्या देता, गलती तो मेरी ही थी और डांट सहने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। भाई साहब उपदेश देने की कला में माहिर थे। ऐसी ऐसी तीखी बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े हो जाता और मेरी सारी हिम्मत टूट जाती। इतनी कठोर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने अंदर नहीं पाता था। उस समय तो कई बार मन में यह विचार भी आता, क्यों ना घर वापस चला जाऊं। जो काम मेरे बस का ही नहीं, उसे करने की कोशिश करके मैं अपनी जिंदगी क्यों खराब करूं। मुझे तो मूर्ख बने रहना भी मंजूर था, लेकिन इतनी कठिन मेहनत सोचकर ही मुझे चक्कर आने लगते थे। लेकिन 1-2 घंटे बाद जब निराशा के बादल छट जाते तो मैं फिर निश्चय करता, अब की बार पूरे मन से पढ़ाई करूंगा। और उसी जोश में मैं तुरंत एक टाइम टेबल बना डालता, क्योंकि मेरे हिसाब से बिना योजना बनाए कोई काम शुरू करना ही गलत था। उस टाइम टेबल में खेल कूद की जगह बिल्कुल नहीं होती थी। सुबह जल्दी उठना, 6 बजे मुंह हाथ धोकर नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 अंग्रेजी, 8 से 9 गणित, 9 से 9:30 इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। स्कूल से 3:30 बजे लौटना, आधा घंटा आराम करना, फिर पढ़ाई का सिलसिला, 4 से 5 भूगोल, 5 से 6 ग्रामर, फिर आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना। उसके बाद 6:30 से 7 अंग्रेजी कॉम्पोजिशन, फिर भोजन। भोजन के बाद 8 से 9 अनुवाद, 9 से 10 हिंदी, 10 से 11 विविध विषय और उसके बाद विश्राम। लेकिन टाइम टेबल बनाना एक बात थी और उस पर अमल करना बिल्कुल दूसरी। पहले ही दिन से उसकी उपेक्षा शुरू हो जाती। मैदान की हरी भरी घास, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के दांव पेंच और वॉलीबॉल की तेजी और फुर्ती मुझे किसी अदृश्य शक्ति की तरह अपनी ओर खींच ले जाती। और मैदान में पहुंचते ही मैं सब कुछ भूल जाता। ना वो कठोर टाइम टेबल याद रहता, ना वो आंखें फोड़ देने वाली किताबें। और फिर भाई साहब को मिल जाता मुझे नसीहत देने और डांटने का एक और मौका। मैं उनसे बचने की कोशिश करता, उनकी नजरों से दूर रहने का प्रयास करता। कमरे में भी दबे पांव इस तरह घुसता कि उन्हें मेरी खबर ना हो। लेकिन जैसे ही उनकी नजर मेरी ओर उठती, मेरे प्राण सूख जाते। मुझे हमेशा ऐसा लगता जैसे मेरे सिर पर नंगी तलवार लटक रही हो। फिर भी अजीब बात यह थी कि जैसे आदमी मौत और मुसीबत के बीच भी मोह माया से बंधा रहता है, वैसे ही मैं भी डांट और फटकार खाने के बाद भी खेल कूद का मोह नहीं छोड़ पाता था। आखिरकार सालाना इम्तिहान का समय आ गया। परीक्षा हुई और जब नतीजा निकला तो अजीब दृश्य सामने था। भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया। इतना ही नहीं, मैं तो अपनी कक्षा में प्रथम भी आया। अब हमारे बीच का अंतर 5 साल का नहीं, केवल 2 साल का रह गया था। एक पल के लिए मेरे मन में विचार आया, क्यों ना भाई साहब को आड़े हाथों लिया जाए, क्यों ना उनसे पूछा जाए, आपकी वो कड़ी तपस्या कहां गई। और मुझे देखिए, मैं तो खेलता भी रहा और अव्वल भी आ गया। लेकिन भाई साहब उस समय इतने दुखी और उदास थे कि मेरे दिल में उनके लिए सच्ची हमदर्दी जाग उठी। उनके घाव पर नमक छिड़कना मुझे बहुत शर्मनाक लगा। हां, अब मेरे अंदर थोड़ा सा अभिमान जरूर आ गया था। मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया था। अब भाई साहब का वो पुराना रौब और आतंक मेरे ऊपर पहले जैसा नहीं रहा। मैं अब खुलकर खेलकूद में हिस्सा लेने लगा। दिल में यह भी सोचता, अगर अब भाई साहब ने मुझे डांटा तो मैं साफ कह दूंगा, आपने इतनी मेहनत करके कौन सा तीर मार लिया, मैं तो खेलते कूदते ही अव्वल आ गया। हालांकि इतनी हिम्मत मुझ में नहीं थी कि ये बात सचमुच उनके सामने कह दूं, लेकिन मेरे रंग ढंग से साफ झलकने लगा था कि अब मुझे भाई साहब से पहले जैसा डर नहीं लगता। भाई साहब बहुत तेज बुद्धि के आदमी थे। उन्होंने ये बात तुरंत भांप ली। एक दिन की बात है, मैं सुबह सुबह गुल्ली डंडा खेलने निकल गया और सारा समय खेल में ही बिता दिया। जब ठीक भोजन के समय वापस लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली। वो गुस्से में बोले, देखता हूं इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल भी आ गए तो तुम्हारा दिमाग ही फिर गया है। फिर गंभीर होकर बोले, लेकिन भाईजान,
घमंड तो बड़े बलों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पड़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने क्या शिक्षा ली, या बस ऐसे ही पढ़ दे। फिर उन्होंने समझाना शुरू किया, केवल इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अर्थ समझो। फिर उन्होंने रावण का उदाहरण दिया। रावण सारे संसार का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। आज अंग्रेजों का राज्य भले बहुत बड़ा हो, लेकिन उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते, क्योंकि संसार के कई देश आज भी उनसे स्वतंत्र हैं। लेकिन रावण के समय सभी राजा उसे कर देते थे। यहां तक कि देवता भी उसकी सेवा करते थे। अग्नि और जल के देवता तक उसके दास थे। फिर उन्होंने मेरी ओर देखा और बोले, लेकिन उसका अंत क्या हुआ। घमंड ने उसका नाम निशान मिटा दिया। ऐसी हालत हो गई कि उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी नहीं बचा। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मनुष्य चाहे कितने भी कुकर्म करे, लेकिन अभिमान नहीं करना चाहिए। जिसने अभिमान किया वो दुनिया से मिट गया। फिर उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया। शैतान का हाल भी पड़ा होगा। उसे लगा कि ईश्वर का सबसे बड़ा भक्त वही है। बस उसी घमंड के कारण वो स्वर्ग से गिराकर नरक में डाल दिया गया। फिर बोले, शाहरुम का हाल भी पड़ा होगा। एक बार उसे भी घमंड हुआ और अंत में भीख मांगते मांगते मर गया। फिर मेरी ओर उंगली उठाकर बोले, और तुम अभी तो केवल एक क्लास पास किए हो और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। ये समझ लो तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए, बस अंधे के हाथ बटेर लग गई। फिर उन्होंने अंतिम बात कही, लेकिन बटेर सिर्फ एक बार हाथ लगती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा निशाना लग जाता है, लेकिन उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं बन जाता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका हर निशाना सही बैठे। भाई साहब मेरी ओर देखकर बोले, मेरे फेल होने पर मत जाओ। जरा मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लैंड का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, तब मालूम होगा कि पढ़ाई क्या होती है। फिर वे जोश में बोले, इतने बादशाहों के नाम याद रखना कोई आसान काम है क्या। अरे 8-8 हेनरी गुजर चुके हैं। अब ये याद करो कि कौन सा काम किस हेनरी के समय हुआ। अगर हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिख दिया तो समझो सारे नंबर साफ। न सिर्फ नंबर मिलेंगे बल्कि सिफर भी नहीं मिलेगा। फिर वे बोले, और ये तो कुछ भी नहीं। जेम्स भी दर्जनों हुए, विलियम भी दर्जनों, और चार्ल्स तो गिनती से बाहर। इन सबको याद करते करते दिमाग चकरा जाता है, आधा सिर दर्द होने लगता है। फिर थोड़ा व्यंग्य से बोले, इन अभागों को कोई नया नाम रखने की सूझी ही नहीं, बस वही नाम, और उसके पीछे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम लगाते चले गए। अगर मुझसे पूछते तो मैं 10 लाख नए नाम बता देता। फिर उन्होंने ज्यामिति का दुखड़ा रोया, और ज्यामिति तो बस खुदा ही बचाए। अगर अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया तो सारे नंबर कट गए। फिर नाराज होकर बोले, कोई इन निर्दयी परीक्षकों से पूछे कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में फर्क ही क्या है। दाल भात रोटी कहो या भात दाल रोटी कहो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इन परीक्षकों को क्या परवाह। उन्हें तो बस वही चाहिए जो किताब में अक्षर अक्षर लिखा है। चाहते हैं कि लड़के हर शब्द रट लें, और इसी रटंत को शिक्षा का नाम दे दिया है। फिर उन्होंने ज्यामिति की एक और मिसाल दी। कह दिया जाता है, इस रेखा पर लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना हो जाएगा। अब पूछो इससे क्या फायदा। दुगना हो जाए, चौगुना हो जाए या आधा ही रह जाए, मुझे क्या। लेकिन परीक्षा पास करनी है तो ये सब बेतुकी बातें याद करनी ही पड़ेंगी। फिर उन्होंने निबंध का उदाहरण दिया। कह दिया, समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब बैठो, कॉपी खोलो, कलम हाथ में लो और उसके नाम को रोते रहो। अरे भाई, कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आता है, लोगों का स्नेह मिलता है और उसके काम में उन्नति होती है। लेकिन इतनी सी बात के लिए 4 पन्ने कैसे भरे। फिर उन्होंने गुस्से में कहा, जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है उसे 4 पन्नों में लिखना मुझे तो मूर्खता लगता है।
ये समय की बचत नहीं बल्कि समय की बर्बादी है। हम तो चाहते हैं कि आदमी जो कहना चाहे सीधे और जल्दी कहे और अपनी राह ले, लेकिन नहीं, आपको 4 पूरे पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे कुछ भी लिखो, और पन्ने भी फुल स्केप आकार के। फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाला, ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। ऊपर से कहते हैं संक्षेप में लिखो और साथ ही आदेश देते हैं 4 पन्नों से कम ना हो। भला ये भी कोई बात हुई? यानी तेज भी दौड़ो और धीरे धीरे भी, है ना उल्टी बात। फिर उन्होंने कहा, इतनी सी बात तो छोटा बच्चा भी समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी भी समझ नहीं। फिर मेरी ओर देखकर बोले, मेरे दर्जे में आओगे लाला, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। अभी तो इस दर्जे में अव्वल आ गए हों, इसलिए तुम्हारे पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे। फिर उन्होंने गंभीर होकर कहा, इसलिए मेरा कहना मानो, चाहे मैं लाख फेल हो गया हूं, लेकिन तुमसे बड़ा हूं। मुझे संसार का तुमसे ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूं उसे गांठ बांध लो, वरना आगे चलकर पछताना पड़ेगा। स्कूल का समय नजदीक आ गया था, वरना न जाने भाई साहब की ये उपदेश माला कब तक चलती रहती। उस दिन भोजन भी मुझे फीका सा लग रहा था। मैं मन ही मन सोच रहा था, जब पास होने पर ही इतनी डांट पड़ रही है, तो अगर फेल हो जाता तो शायद प्राण ही ले लिए जाते। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयानक चित्र खींचा था, उसने मुझे अंदर से डरा दिया था। सच तो यह है कि उस समय मेरे मन में यह भी विचार आया, क्यों ना स्कूल छोड़कर घर भाग जाऊं। लेकिन फिर भी मैं किसी तरह खुद को संभाले रहा। इतनी डांट और तिरस्कार के बाद भी किताबों के प्रति मेरी अरुचि वैसी ही बनी रही। हां, खेल कूद का कोई मौका मैं हाथ से नहीं जाने देता था। पढ़ाई भी करता था, लेकिन बहुत कम। बस इतना कि रोज का काम पूरा हो जाए और कक्षा में अपमानित न होना पड़े। धीरे धीरे मेरे अंदर जो आत्मविश्वास पैदा हुआ था, वो भी फिर खत्म हो गया और मेरी जिंदगी फिर से चोरों की तरह छिप छिप कर गुजरने लगी। फिर एक बार सालाना परीक्षा का समय आया और इस बार भी कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने इस बार कोई खास मेहनत नहीं की थी, लेकिन न जाने कैसे मैं फिर अपनी कक्षा में प्रथम आ गया। मुझे खुद भी इस बात पर अचरज हो रहा था। उधर भाई साहब ने जान तोड़ मेहनत की थी। उन्होंने तो पूरा कोर्स अक्षर अक्षर पढ़ डाला था। रात के 10 बजे तक पढ़ना और फिर सुबह 4 बजे उठ जाना। स्कूल जाने से पहले भी 6 बजे से 9:30 बजे तक पढ़ाई। लगातार मेहनत करते करते उनका चेहरा मुरझा गया था, शरीर की कांति भी खत्म हो गई थी। लेकिन फिर भी बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर बहुत दया आ रही थी। जब परिणाम सुनाया गया तो भाई साहब रो पड़े। उन्हें रोते देख मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मेरे पास होने की आधी खुशी उसी क्षण खत्म हो गई। मैं मन ही मन सोच रहा था, अगर मैं भी फेल हो गया होता तो शायद भाई साहब को इतना दुख ना होता। लेकिन भाग्य के आगे किसकी चलती है। अब हमारे बीच सिर्फ एक कक्षा का अंतर रह गया था। एक पल के लिए मेरे मन में एक कुटिल विचार आया, काश भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर पहुंच जाऊं। फिर वो किस अधिकार से मुझे डांट सकेंगे। लेकिन अगले ही पल मैंने इस नीच विचार को अपने दिल से निकाल दिया। आखिरकार भाई साहब मुझे मेरे भले के लिए ही डांटते थे। उस समय भले ही उनकी बातें मुझे कड़वी लगती थीं, लेकिन शायद उनकी सीख का ही असर था कि मैं लगातार अच्छे नंबरों से पास होता जा रहा था। अब की बार भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार उन्हें मुझे डांटने का अवसर मिला, लेकिन उन्होंने धैर्य से काम लिया। शायद अब उन्हें भी ये महसूस होने लगा था कि मुझे डांटने का पहले जैसा अधिकार अब उनके पास नहीं रहा, या अगर था भी तो बहुत कम रह गया था। उधर मेरी स्वच्छंदता और बढ़ गई। मैंने तो उनकी सहनशीलता का भी गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरे मन में यह विश्वास बैठ गया, मैं तो पास हो ही जाऊंगा, चाहे पढ़ूं या ना पढ़ूं। मुझे लगने लगा था कि मेरी किस्मत बहुत मजबूत है। इसलिए पहले जो मैं भाई साहब के डर से थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, वो भी अब लगभग बंद हो गया। इसी बीच मुझे पतंग उड़ाने का नया शौक लग गया। अब तो मेरा ज्यादातर समय पतंगबाजी में ही गुजरने लगा। हालांकि मैं अभी भी भाई साहब का बहुत आदर करता था,
इसलिए हमेशा उनकी नजर बचाकर ही पतंग उड़ाता। माजा बनाना, पतंग में कन्ने बांधना और पतंगबाजी की तैयारियां करना, ये सब काम अब चुपचाप और गुप्त रूप से होते थे। मैं नहीं चाहता था कि भाई साहब को यह जरा भी लगे कि मेरे मन में उनके लिए सम्मान कम हो गया है। एक दिन की बात है, शाम का समय था। मैं हॉस्टल से काफी दूर एक कटी हुई पतंग लूटने के लिए पागलों की तरह दौड़ रहा था। मेरी आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस पतंग पर टिका था जो हवा में धीरे धीरे झूमती हुई नीचे उतर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर धरती पर नए संस्कार ग्रहण करने आ रही हो। चारों ओर लड़कों की पूरी सेना दौड़ी चली आ रही थी। किसी के हाथ में लंबे बांस, किसी के हाथ में लाठी। सब उसी पतंग को लूटने के लिए पागलों की तरह भाग रहे थे। उस समय किसी को अपने आगे पीछे की खबर ही नहीं थी। सबके मन मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहां न मोटरें थीं, न ट्राम, न गाड़ियां, बस खुला आकाश और उड़ती हुई पतंग। अचानक मेरी भाई साहब से टक्कर हो गई। वो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोले, इन बाजार के लौंडों के साथ एक धेले की पतंग के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? फिर उन्होंने कठोर स्वर में कहा, तुम्हें इसका भी लिहाज नहीं कि अब तुम नीची जमात में नहीं हो? अब तुम 8वीं कक्षा में पहुंच गए हो और मुझसे केवल एक ही दर्जा नीचे हो। आदमी को अपनी पोजीशन का भी ख्याल रखना चाहिए। फिर उन्होंने गर्व से कहा, एक समय था जब लोग 8वीं कक्षा पास करके ही नायब तहसीलदार बन जाते थे। मैं कितने ही ऐसे मिडिल पास लोगों को जानता हूं जो आज डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुपरिंटेंडेंट बने हुए हैं। कई लोग जो 8वीं पास हैं आज बड़े बड़े नेता और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान भी उनके अधीन काम करते हैं। फिर उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, और तुम उसी 8वीं कक्षा में पहुंचकर बाजार के लड़कों के साथ पतंग के पीछे दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस मूर्खता पर दुख होता है। तुम बुद्धिमान हो, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन वो बुद्धि किस काम की जो हमारे आत्मसम्मान को ही खत्म कर दे। फिर गंभीर होकर बोले, शायद तुम सोचते होगे कि तुम मुझसे सिर्फ एक दर्जा नीचे हो, इसलिए अब मुझे तुम्हें समझाने का कोई अधिकार नहीं रहा। लेकिन यह तुम्हारी भूल है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा बड़ा रहूंगा। अगर कल को तुम मेरी ही कक्षा में आ जाओ या मुझसे आगे निकल जाओ, तो भी हमारे बीच के 5 साल का अंतर कभी खत्म नहीं होगा। चाहे खुदा भी क्यों ना चाहे, वो इसे नहीं मिटा सकते। फिर उन्होंने समझाते हुए कहा, तुम चाहे आगे चलकर MA, D.Phil या D.Lit ही क्यों ना बन जाओ, फिर भी मेरे जीवन का अनुभव तुमसे ज्यादा रहेगा। समझ केवल किताबें पढ़ने से नहीं आती। फिर उन्होंने एक गहरी बात कही, हमारी अम्मा ने कोई डिग्री नहीं ली और दादा शायद 5वीं कक्षा से आगे नहीं पढ़े, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या क्यों न सीख लें, फिर भी अम्मा और दादा को हमें समझाने का अधिकार हमेशा रहेगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि वे हमारे माता पिता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का अनुभव हमसे ज्यादा है। फिर उन्होंने कहा, हो सकता है कि उन्हें यह ना पता हो कि अमेरिका की शासन व्यवस्था कैसी है, या हेनरी 8वें ने कितनी शादियां की थीं, या आकाश में कितने नक्षत्र हैं, लेकिन दुनिया की हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे कहीं अधिक है। भाई साहब आगे बोले, मान लो ईश्वर न करे आज मैं बीमार पड़ जाऊं, तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। तुम्हें तो बस दादा को तार भेजना ही सूझेगा। लेकिन अगर दादा तुम्हारी जगह होते तो न घबराते न बदहवास होते। पहले खुद बीमारी पहचानते, फिर उसका इलाज करते, और अगर उससे भी काम न चलता तो डॉक्टर को बुलाते। फिर उन्होंने एक और उदाहरण दिया, बीमारी तो बड़ी बात है, हम तुम तो ये भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चले। जो पैसे दादा भेजते हैं उन्हें हम 20-22 दिन में ही खत्म कर देते।